पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचन माला संपुट 5 क्रमांक 2 वर्ग 3 कड़वे नीम की मीठी छांव। मूल लेखक मधुकर अंधारे, अनुवाद चंदा कौरानी। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वाधिक प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ है, परंतु संस्कृति तभी सुरक्षित रहती है जबकि उसकी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। हर नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति का परिचय प्राप्त होना आवश्यक होता है। हर नई पीढ़ी का मानस संस्कृति के सत्व से सिंचित होना आवश्यक होता है। संस्कृति का हस्तांतरण शिशु अवस्था से ही घर में और विद्यालय में होना चाहिए। संस्कृति के केवल गुणगान करना पर्याप्त नहीं होता, कृति में, व्यवस्था में, विचारों में और वातावरण में उसका होना आवश्यक होता है। इन बातों का विचार कर पुनरुत्थान ट्रस्ट ने इस पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचन माला के प्रकाशन का विचार किया है। आजकल के लोग कहते हैं कि संचार माध्यमों के प्रभाव के कारण से छोटे बड़े सभी की पढ़ने की वृत्ति और प्रवृत्ति बहुत कम रह गई है, परंतु अनुभव और अनुमान कहता है कि अंततोगत्वा पुस्तकों का स्थान अन्य माध्यम नहीं ले सकते। सौंदर्य बोध, कल्पना शक्ति और रस ग्रहण के विषय में पुस्तकें सर्वाधिक लाभकारी होती हैं। अतः आज परिस्थिति विपरीत प्रतीत होने पर भी माता पिता और शिक्षकगण छोटे छात्रों को इन पुस्तिकाओं को पढ़ने हेतु प्रेरित करें और उन्हें सहायता करें, यही अपेक्षा है। पुस्तिकाओं के विषय देखकर प्रतीत होगा कि न केवल छोटे अपितु बड़े छात्रों के लिए और न केवल छात्रों अपितु माता पिता और आचार्यों के लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होगी। वाचनमाला के विषय में आपके सुझाव अवश्य भेजें, यही विनम्र निवेदन है। इति शुभम प्रकाशक। कथा क्रमांक 1। बच्चों के मधु काका। गुजरात राज्य में वलसाड़ जनपद में धर्मपुर गांव के पटेल मोहल्ले में मधु भाई पटेल का घर अर्थात कमरा, बरामदा और आंगन में गाय और भैंस खूंटी से बंधी हुई। एक और बड़ा सा घना नीम का पेड़ के नीचे खटिया। इस खटिया पर कोई ना कोई बैठा रहता है या तो लेटा रहता है। मधु भाई धर्मपुर के विद्यालय में शिक्षक थे, खेती भी थी, साथ ही गाय भैंसों की सेवा चाकरी तो लगी रहती थी। मधु भाई अब निवृत्त हो चुके हैं, फिर भी बहुत काम करते हैं। घर और तबेला स्वच्छ रखते हैं, गाय भैंसों की रखवाली करते हैं। मधु भाई अपने नाम की भांति मधुर हैं, सेवा भावी भी इतने ही हैं। गांव में किसी को भी समस्या होती है तो उसे सही परामर्श देते हैं। झगड़ा होता है तो उसे सुलझा देते हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं। मधु भाई को बच्चे बहुत प्रिय और बच्चों को मधु भाई प्रिय, क्योंकि प्रतिदिन शाम को मधु भाई बच्चों को एकत्र करके खिलाते हैं। कभी बाहर घूमने ले जाते हैं तो कभी गीत कहानी सुनाते हैं, सदैव अच्छी बात करते हैं। छोटे बड़े सभी को मधु भाई बहुत प्रिय हैं, इसलिए सभी उन्हें मधु काका कहकर बुलाते हैं। मधु काका अपना निवृत्त जीवन आनंद से व्यतीत करते हैं। कथा क्रमांक 2। शहर और गांव। गर्मियों के दिन थे, भयंकर गर्मी लग रही थी। स्कूलों में छुट्टी हो गई थी। धर्मपुर के मूल निवासी पर शहर में बसने वाले कुछ परिवार अपने बच्चों को लेकर धर्मपुर आए थे। अहमदाबाद से राजेश और अनुश्री आए थे। राजकोट से अशोक और महेश आए थे। बड़ौदा से अंकिता, माधवी और वेदांत आए थे। सूरत से मनीष और सुजाता आए थे। इन सभी के पिताजी शहर में काम करते थे। सभी बालक शहर के विद्यालयों में पढ़ते थे और प्रतिवर्ष छुट्टियों में धर्मपुर आ जाते थे। इनके साथ धर्मपुर में रहने वाले संजय, मेघा, किंजल, कुणाल, गौरी ये सभी मिल जाते थे। प्रतिदिन शाम को यह टोली मधु काका के घर मिलती थी। शाम को प्रत्येक रोज खेल खेल में ज्ञान व आनंद के हर रोज खेल खेल में ज्ञान व आनंद के प्रतिदिन खेल खेल में ज्ञान व आनंद के मेले लगते थे। शहर में रहने वाले सभी को धर्मपुर बहुत प्रिय लगता था। शहर में चारों ओर शोर शराबा था, लोगों तथा वाहनों की भीड़, गर्मी, धुआं और अशुद्ध हवा। चारों ओर विज्ञापन के विचित्र बोर्ड, अशुद्ध पानी, अशुद्ध आहार,
टीवी पर भी एक से ही सीरियल और विज्ञापन। विज्ञापन भी ऐसे कि गुस्सा आए। हर तरफ सभी काम के लिए भागम भाग, न शांति न आराम, न कोई एकांत न कोई आनंद। यहाँ गांव में तो बस आनंद ही आनंद। दौड़ने के लिए खुली जगह, वृक्षों की ठंडी छांव, वृक्षों के कारण हवा भी शुद्ध, शुद्ध दूध और वस्तुएं भी शुद्ध। किसी भी प्रकार के वाहनों का शोर नहीं, आपाधापी नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। लोग भी बड़े प्यार लोग भी बड़े प्यारे, बच्चे आसानी से दोस्त बन जाए ऐसे सरल। सुबह शाम पक्षियों की मन हर लेने वाली चहचहाट। इस कारण से शहर में बसने वाले बच्चे पूरा वर्ष गर्मी की छुट्टियों की राह देखते। जैसे ही छुट्टी मिलती वे धर्मपुर आ पहुंचते। उस पर मधु काका को मिलने का आनंद तो कुछ और ही था। शहरों के टीवी कार्टून तथा गली की क्रिकेट की अपेक्षा मधु काका की बैठक अधिक आनंदपूर्ण थी। बच्चों को इसका आकर्षण बहुत था। मधु काका अलग-अलग तरह के खेल खिलाते और गीत गवाते, पर असली आनंद तो उनकी बातों में था। वे बड़ी रोचक बातें करते, सदैव कहानी ही नहीं होती थी। उनकी बातों में देश दुनिया की बातें, महापुरुषों के जीवन की घटनाएं आदि सभी विषय रहते। काका का काका का कंठ भी इतना मधुर कि सभी बस उन्हें सुनते ही रहते। बिना आंख झपकाए बच्चे उनकी ओर ताकते रहते और बातों में डूब से जाते। काका जी प्रश्न भी पूछते, बच्चों को प्रश्न पूछने की छूट भी देते। जब मधु काका बच्चों से प्रश्न पूछते तब बच्चों को कभी उत्तर आते थे तो कभी नहीं भी आते। हाँ, यदि बच्चे प्रश्नों की बौछार बरसाते तो भी काका जी उनके उत्तर अवश्य देते। इसलिए छोटे बड़े सभी उन्हें ज्ञान का भंडार कहते थे। नीम का शरबत। पिछले 2 दिनों से मधु काका वृक्षों के विषय में विस्तार पूर्वक समझा रहे थे। पहले दिन उन्होंने बरगद की बात की थी, कल पीपल की बात की थी और आज उन्होंने नीम के लिए निश्चित की थी। नीम का वृक्ष सभी ने देखा था, पर उसका महत्व उनके मन में कुछ नहीं था। बच्चों ने न कभी इसके पत्ते चखे थे, न ही फल, और न ही इसके तोरण बनाए थे। इसलिए वे विस्मय में थे कि मधु काका नीम की ऐसी क्या बातें बताएंगे। आज सोमवार, रामनवमी का शुभ दिन, शाम हुई। खेल समाप्त कर सभी नीम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। आज मधु काका नीम की बात करने वाले हैं। इतने में की रमा काकी सभी के लिए भुने हुए चने, मूंगफली और मिठाई ले आई। साथ ही एक बर्तन में शरबत जैसा कुछ था। इसका हरा रंग दिखने में सुंदर लग रहा था। बच्चों को लगा कि शायद यह खस का शरबत है। खस के शरबत का हरा रंग सभी ने देखा था। यह हरा रंग वैसा तो नहीं था। रमा काका ने सभी को आधा गिलास भरकर शरबत दिया। महेश और सुजाता ने मन में सोचा, पूरा गिलास मिलता तो कितना अच्छा, पर आधा तो आधा सही। संजय और सुजाता ने सर्वप्रथम गिलास मुंह से लगाया और अभी एक घूंट पिया भी नहीं कि उनके चेहरा देखने जैसा हो गया। न शरबत गले के नीचे उतारा जा रहा था, न ही बाहर थूका जा सकता था। अब करें तो क्या करें? चाचा जी ने कहा, थूकना नहीं, पी जाओ। तब जैसे तैसे वह घूंट अंदर गया, पर दूसरा घूंट पीने के लिए वे साफ मना करने लगे। सभी बच्चे आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। सभी अपना गिलास अभी हाथों में थामे हुए थे। महेश ने पूछा, क्या हुआ? मुंह इतना क्यों बिगड़ गया? सुजाता बोली, अरे बात मत पूछो, यह भी कोई शरबत है? रस यह तो बहुत ही कड़वा है, पिया ही नहीं जाता। मधु काका बोले, बात तो सही है, यह पेय कड़वा लगता है, यह नीम का रस है, पर आज सभी को पीना है। सभी बच्चे ना ना करके चिल्लाने लगे, पर काका जी और काकी ने प्रेम पूर्वक आग्रह करते हुए कहा कि पहले पी लो, बाद में ही बात होगी। अंत में सभी मुंह बिगाड़ते हुए नाक मुंह सिकोड़कर आंखें मूंद कर एक ही सांस में नीम का रस पी गए। सभी के चेहरे देखने लायक बन गए थे। काका ने तुरंत सभी को मिठाई, मूंगफली और चने दिए। मिठाई खाकर सभी के मुंह की कड़वाहट दूर हो गई। अब सभी थोड़ा होश में आए, स्वस्थ हुए और मधु काका ने अपनी बात प्रारंभ की। कड़वे रस के गुण। मधु काका, क्यों बच्चों, नीम का रस पसंद आया? सभी बच्चे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मधु काका हंसते थे। क्यों? सभी बच्चे, कितना कड़वा था। कड़वा रस भला कैसे पसंद आएगा? सुजाता, इतना कड़वा रस हमें क्यों पिलाया काका? महेश, हाँ काका, शरबत के बदले
इतना कड़वा रस क्यों पिलाया? काका, यही तो इसकी खूबी है, स्वाद में कड़वा पर स्वभाव में गुणकारी। माधवी, कड़वा और गुणकारी ऐसा कभी होता है क्या? रमा काकी, इसकी कड़वाहट ही इसका गुण है। माधवी, अरे यह कैसे काका? मधु काका, नीम की कड़वाहट शरीर में से पित्त, कफ और जंतुओं का नाश करती है। साथ ही नीम गर्मी का नाश कर शीतलता प्रदान करता है। देखो, तब कॉरपोरेशन भी डीडीटी और अच्छा स्पेस छूट गया। कुणाल, अर्थात कड़वाहट ही नीम में रही हुई दवाई है। मधु काका, बिल्कुल ठीक समझे। नीम एक उत्तम औषध है। इसके सेवन से मलेरिया भी दूर हो जाता है। किंजल, अरे बुखार में इंजेक्शन लगाना पड़ता है, मुझे तो बहुत डर लगता है। सभी खिलखिलाकर हंसते हैं। मधु काका, किंजल की बात सही है। यद्यपि इंजेक्शन की सुई से डरने के बजाय उसकी औषधि से डर लगना चाहिए। यह औषधि बुखार को भगाए या न भगाए, पर नुकसान तो करती ही है। नीम का सेवन करने वाले को ऐसा कुछ नहीं होता है, बुखार तो उतर ही जाता है। अशोक, हाँ मधु काका, मेरी दादी माँ भी यही कहा करती थी। मेघा, ऊपर से खर्चा कुछ नहीं, नीम का वृक्ष तो सभी जगह उपलब्ध है। कितनी सस्ती, अच्छी, सुलभ, गुणकारी और असरकारक औषधि है। मधु काका, सच बात कही तुमने। तुम लोग तो शीघ्र ही समझ गए। चलो अब और कहो, तुम्हें नीम की और कौन सी बात पसंद है? किंजल, पर नीम में और क्या क्या होता है यह तो हम जानते ही नहीं, तो कैसे कहें कि नीम का क्या अच्छा लगता है? गौरी, क्या नीम से अन्य औषधि भी मिलती है? मधु काका, नीम के पत्तों का धुआं करने से मच्छर और अन्य जंतु भाग जाते हैं, वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। कांति, और फिर? मधु काका, नीम के पत्ते रात्रि में पानी में भिगोकर रखकर सुबह उससे स्नान किया जाए तो शरीर के पसीने के जंतुओं का नाश होता है, त्वचा में ठंडक होती है, साथ ही त्वचा शुद्ध भी होती है। गौरी, और? मधु काका, नीम के वृक्ष के नीचे पानी का मटका रखने से वह पानी भी औषधीय गुण वाला बन जाता है। कांति, महेश और कुणाल, सचमुच? मधु काका, हाँ बेटा, जहाँ नीम होता है वहाँ आसपास हवा शुद्ध और शीतल बन जाती है। मेघा, ओह यह तो आश्चर्य है। मधु काका, अनाज भरने के पीप में नीम के पत्ते साथ में रखने से अनाज में कीटक नहीं लगते। गर्म, रेशमी अथवा संभाल कर रखने से सूती कपड़ों में नीम के पत्ते रख दिए जाते हैं। नीम के पत्ते बिछाकर ऊपर कागज बिछाकर फिर पुस्तकें रखी जाए तो पुस्तकों में भी कीटक नहीं लगते। मनीष, अरे यह तो बहुत ही उत्तम। मधु काका, नीम का तेल भी बनता है और खाद भी। अशोक, मधु काका, हम तो यह कुछ नहीं जानते। हम तो मच्छर भगाने के लिए गुड नाइट, ऑल आउट, मॉर्टिन वगैरह का उपयोग करते हैं। जब देखो तब कॉरपोरेशन भी डीडीटी और गैमेक्सिन मोहल्ले में खुली जगहों पर छिड़क देता है। कपड़ों को डामर गोली रखकर सुरक्षित करते हैं। मधु काका, तुम सही कह रहे हो। दूरदर्शन के विज्ञापन देख देख कर सभी यही करने लगे हैं, परंतु गुड नाइट इत्यादि मच्छरों का नाश करने के साथ ही वातावरण को जहरीला बना देते हैं। डीडीटी का भी यही प्रभाव है। यदि ऐसे जहरीले वातावरण में सांस लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? वेदांत, ओह तो नीम कितना भला है, मच्छर भी भगाए और वातावरण की शुद्धि भी करे। किंजल, सचमुच नीम को हम रोज देखते हैं
परंतु यह इतना लाभदायी है, इसका आज पता चला। मेघा, हाँ रे, नीम कड़वा पर गुण में तो अमृत के समान। कथा क्रमांक 5। नीम की चटनी। मधु काका अपना पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में नया वर्ष चैत्र मास में आरंभ होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को वर्ष प्रतिपदा कहा जाता है। इसका एक विशिष्ट नाम भी है। क्या तुम जानते हो महेश? गुड़ी पड़वा। मधु काका बिल्कुल सही। तुम सब बहुत बुद्धिमान हो। इस दिन का एक खास रिवाज है। महेश, कौन सा रिवाज? मधु काका, इस दिन सभी घरों में नीम की चटनी बनती है। सुजाता, नीम की चटनी? वह तो कितनी कड़वी होगी। मधु काका, हाँ कड़वी ही होती है, फिर भी बनाई जाती है। नीम की ताजी कोपले, नीम के फूल, इमली, जीरा, नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन डालकर पीसकर चटनी बनती है और इसकी एक एक गोली सभी खाते हैं। सुजाता, यह अच्छी नहीं लगती, फिर क्यों खाएं? मधु काका, इस चटनी के सभी घटकों में औषधीय गुण हैं। वसंत ऋतु में ये सभी वस्तुएं खाने से कफ का नाश होता है, आरोग्य उत्तम रहता है और मन भी प्रफुल्लित रहता है। बुद्धि तेजस्वी बनती है। इस प्रकार इस चटनी से घर घर में बच्चों की देखभाल की जाती है। कांति, महाराष्ट्र का यह रिवाज तो बहुत अच्छा है। हमें भी यह रिवाज अपनाना चाहिए। मधु काका, यहाँ भी धीरे धीरे लोग यह नहीं तो अन्य कई बातें अपनाने लगे हैं। वेदांत, कौन कौन सी? मधु काका, चैत्र मास में लोग नीम का रस पीते हैं। कुछ लोग नीम के पत्ते डालकर उस पानी से स्नान भी करते हैं। नीम का धुआं भी करने लगे हैं। अंकिता, हाँ मधु काका, हमारे वडोदरा में सूर सागर के किनारे पैदल चलकर घूमने के बाद कई लोग अलग अलग प्रकार के पेय पीते हैं। उनमें नीम का रस भी होता है। मधु काका, अपने यहाँ एक प्रथा और भी है। बहुत से लोग नीम का दातुन भी करते हैं। नीम की छोटी हरी नाजुक डाल के आगे का भाग चबाकर रेशा युक्त बनाकर दांतों पर घिसते हैं। अंत में उसके 2 भाग करके जीभ को साफ करते हैं। वेदांत, इससे क्या होता है? मधु काका, चबाने के समय मुंह में रस फैलता है और गले तथा दांतों में उतरता है। इससे सारा कफ और अशुद्धि बाहर निकल जाती है। दांत पर अच्छे से घिसने से सारा मैल और जीवाणु दूर हो जाते हैं। जीभ भी साफ हो जाती है। अशोक, यह तो बहुत ही मजेदार है। अपना प्राकृतिक ब्रश हर दिन नया, बहुत ही सस्ता, पेस्ट की भी आवश्यकता नहीं। मधु काका, यही तो समझने वाली बात है। अपने यहाँ सभी प्रथाएं प्राकृतिक, सस्ती, ताजगी भरी और अतिशय गुणकारी वस्तुओं के उपयोग से ही बनी हैं। फिर भी हम उन्हें छोड़कर कारखानों में तैयार पेस्ट, ब्रश इत्यादि का उपयोग करते हैं। जरा सोचो, इससे पर्यावरण का, स्वास्थ्य का तथा हमारी जेब का कितना नुकसान होता है। वेदांत, अरे यह सब तो उल्टा ही उल्टा है, फिर भी लोग ऐसा क्यों करते होंगे? मधु काका, क्योंकि वे सही बातें नहीं जानते हैं। वेदांत काका, पर हमने तो सही बात जान ली, इसलिए हम तो आज से नीम की दातुन ही करेंगे। कारखानों में बने हुए ब्रश, पेस्ट नहीं खरीदेंगे। मधु काका, अरे वाह, तुम तो बहुत ही समझदार हो। इसी प्रकार सब यह समझने लगेंगे तो कितना अच्छा होगा। मेघा, काका, हम तो करेंगे ही, पर अन्य लोगों को भी समझाएंगे। हमारे विद्यालय में प्रार्थना सभा में बोलने की जब मेरी बारी आएगी तब मैं नीम के बारे में बोलूंगी। माधवी, मैं तो प्रदर्शनी तैयार करूंगी। पर मधु काका, इसके लिए तो हमें और भी जानकारी चाहिए। काका, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम सभी नीम के बारे में और अधिक जानना चाहते हो। कथा क्रमांक 6। नीम का उपयोग। मधु काका कहने लगे, नीम का उपयोग तुम समझ जाओगे तो तुम सभी को बहुत लाभ होगा। 1.
वर्तमान समय में चॉकलेट, ठंडा पेय पदार्थ इत्यादि से दांत अस्वच्छ रहते हैं। नीम के चूर्ण अथवा दांतुन से दांत साफ करने से दांत स्वच्छ, शुद्ध और दृढ़ रहते हैं। 2. नीम के सूखे पत्ते अनाज के साथ रखने से अनाज सुरक्षित रहता है क्योंकि उसमें कीटक प्रवेश नहीं कर सकते। 3. नीम के फूल तथा नीम के पत्ते खाने से कफ तथा पित्त का नाश होता है। इससे खांसी तथा सिर अथवा जोड़ों का दर्द इत्यादि दूर हो जाते हैं। 4. इनकी नई कोपलें तथा कोमल पान चबाने से रक्त शुद्ध होता है, त्वचा मुलायम होती है, निरोगी बनती है, पेट के कृमि नष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि टीवी की दूरदर्शन में देखने वाले विभिन्न विज्ञापनों में त्वचा को मुलायम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रीमों की बात की जाती है। महंगी क्रीम लगाते ही त्वचा चमकने लगती है, पर बच्चों, वास्तव में ऐसा कोई जादू होता ही नहीं है। यह सब तो एक प्रकार की धोखाधड़ी है। इसमें फंसने वाले वे वास्तव में मूर्ख कहना चाहिए। सभी प्रकार की क्रीम छोड़कर नीम का प्रयोग करना अधिक अच्छा होता है। 5. किसी भी प्रकार के पीड़ा अथवा जलन में नीम से राहत मिलती है। पीड़ा होते ही बाजार भागकर गोलियां लाना, यह तो पैसे खर्च कर पैसे व्यय कर अपना नुकसान, अपनी हानि करना है। इससे अच्छा है कि नीम को पीस कर लगाएं अथवा पत्तों का सेवन करें। 6. नीम के सेवन से शरीर की अनावश्यक गर्मी दूर होती है। 7. मलेरिया अथवा किसी भी प्रकार के ज्वर में नीम रामबाण के समान प्रभावी है। ज्वर नहीं आया हो तब भी नीम का सेवन ज्वर को आने से रोकता है। 8. वर्तमान समय की त्रासदायक रोग मधुप्रमेह, डायबिटीज में नीम का सेवन राहत देता है। 9. यकृत के रोग में इसका सेवन लाभदायी है। 10. मूत्र रोग में यह परिणामकारक है। 11. नीम के पत्ते ऊंट तथा बकरियों का चारा है। ऊंट को नीम अति प्रिय है और भेड़ बकरियां इसके कोमल पत्तों का आनंद लेती हैं। कथा क्रमांक 7। नीम का क्या क्या उपयोगी है। मधु काका नीम के विषय में विस्तार से बात करते हुए कहने लगे। नीम की जड़ों का उपयोग होता है। नीम के तने के छिलके पानी में उबालकर उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। नीम के पुष्प और पत्ते खाए जा सकते हैं। नीम के फल को निम्बोली कहते हैं। यह फल जब कच्चा होता है तो कैरी जैसा हरा और कठोर, परंतु पकने पर पीला और रसदार होता है। इसे कैरी की भांति चूस कर खा सकते हैं। नीम के बीज से तेल बनता है। यह तेल औषध की भांति सिर अथवा शरीर पर लगा सकते हैं। नीम बालों की रूसी को भी भगाने में सहायता करता है। नीम से विभिन्न औषधियां बनती है। नीम से गोंद भी निकलता है जो खाने और चिपकाने दोनों के काम आता है। नीम के तिनके पत्तल बनाते समय पत्तों को जोड़ने के काम आते हैं। नीम का तना और शाखाएं काटकर लकड़ी की भांति उपयोग में लाई जाती है। इससे घर का उपस्कर या फर्नीचर बनता है तो कभी यह लकड़ी निर्माण कार्य के काम आती है। नीम की लकड़ी जल जाने के बाद बनने वाली राख भी शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होती है। इस प्रकार नीम का एक अंग उपयोग में आता है, इसलिए इसे अत्यंत परोपकारी वृक्ष कहा जाता है। नीम का आनंद और नीम की मौज। मधु काका कहने लगे कि अब तक मैंने नीम के चमत्कारिक औषधीय गुण ही बताए, पर नीम का वास्तविक आनंद कुछ और भी है। नीम का हरा रंग विशिष्ट प्रकार का होता है। यह घटादार वृक्ष देखने में बहुत सुंदर लगता है। वसंत ऋतु में इसमें पुष्प आते हैं। पुष्प के श्वेत गुच्छ बड़े मनोहर लगते हैं। फिर पुष्प में से फल निकलते हैं।
इसका रंग कुछ अलग ही हरा होता है, परंतु पूरा वृक्ष इस फल से आच्छादित हो जाता है। ऐसा लगता है मानो बड़े बड़े चमकदार मोती पिरोए हों। यह जब पककर पीले होने लगते हैं तब शोभा शोभा देखने ही बनती है। यह निम्बोली मीठी होती है, इसलिए तोतों के समूह इस पर टूट पड़ते हैं। तोते हरे, हरी सी निम्बोली, वृक्ष भी हरा, हरे रंग की अनगिनत आभा। वास्तव में एक ही रंग की इतनी विविधता किसी अन्य वृक्ष में नहीं होती। यही आंखों को आनंद देती है। इसकी शीतलता मन को प्रसन्न करती है। नीम का हर एक अंग शीतलता देता है। इसकी छांव भी मीठी और शीतल होती है, इसलिए इसके आसपास लुका छिपी खेलने में बहुत आनंद आता है। नीम की डाली पर झूलों में झूलना बहुत आनंददायी है। नीम के नीचे खटिया लगाकर सोने का अपना अलग आनंद है। नीम की मीठी छांव में बातें रंग लाती है। पशु भी इसकी छांव में बैठे रहते हैं। नीम की छांव में ही लोग प्याऊ बनाते हैं। पथिक इसके छांव में भोजन और आराम लेते हैं, विश्राम लेते हैं। नीम मनुष्य को, पशुओं को, पक्षियों को अच्छा लगता है। नीम गृहिणी को, किसान को, वैद्य को और बढ़ई को भी अच्छा लगता है। कथा क्रमांक 9। नीम तो नीम ही है। नीम कहाँ कहाँ होता है? नीम घर के आंगन में, खेतों के किनारे, गांव की सीमा में, रास्तों के किनारे पर होता है, क्योंकि यह हर जगह उग सकता है। नीम की निम्बोली पकने के बाद नीचे गिर पड़ती है। तोते इनका रस चूस कर बीज फेंकते जाते हैं। वही बीज जमीन में दब जाते हैं। वर्षा होने पर यह उग आते हैं। कोई उन्हें उखाड़ न डाले तो यह अपने आप बड़ा विकसित वृक्ष बन जाता है। इसे अन्य खाद की आवश्यकता नहीं है, यह खुद दूसरों के लिए खाद है। नीम बहुत तेजी से विकसित होता है, जल्दी ही फलता फूलता है, इसलिए इसे बार बार काटना पड़ता है। इसे काटने से पत्ते, तिनके और लकड़ी मिलती है, और फिर जितना काटो उतना अधिक वह बढ़ता है। इस प्रकार यह वर्षों तक एक पैसे का भी खर्च कराए बिना बस देता ही रहता है। इसका काम देना, देना और बस देना ही है, लेना कुछ भी नहीं। विश्व में ऐसा कोई देखा है जो मात्र देता ही रहता है और कुछ मांगता भी नहीं? नहीं न, तो समझो कि नीम बेजोड़ है। नीम तो बस नीम ही है, इसके जैसा कोई और नहीं। पाठ्य क्रमांक 10। नीम संकट में। नीम इतना उपकारी है, इतना गुणकारी है, इतना सेवाभावी है, फिर भी इस पर संकट आ पड़ा है। नीम पर किस प्रकार का संकट है? आजकल सभी ओर मार्ग विकसित होने लगे हैं, इसलिए मार्ग की दोनों ओर के नीम के वृक्ष काट दिए जाते हैं। इनके स्थान पर नए तो उगते ही नहीं, साथ ही नए नए कारखाने बनने लगे हैं, बड़े बड़े मॉल खड़े होने लगे हैं। इन सभी कारणों से वृक्षों का सफाया होने लगा है। इनमें कितने ही नीम के वृक्ष नष्ट होने लगे हैं। लोगों को बड़े घरों में रहना पसंद है, साथ ही फ्लैट और ऊंची इमारतों में रहने का प्रचलन भी बढ़ा है। अब घरों में आंगन नहीं होते, और जब पुराने घर नष्ट कर नए बड़े घर बनाए जाते हैं तब सबसे पहले नीम कट जाता है। घर में आंगन होता है, पर बहुधा अब लोग आंगन पत्थर से बिछवाने लगे हैं। गमलों में फूल पौधे इत्यादि ही बोए जाने लगे हैं। नीम कोई नहीं उगाता। बिजली उत्पन्न करनी हो, सीमेंट कारखाना लगाना हो, कारण कुछ भी हो, पर कटना तो पहले नीम ही को ही है। इस प्रकार सभी और नीम की कटाई ही चलती रहती है। यदि कटाई इसी प्रकार चलती रहेगी और नए नीम नहीं उगाए जाएंगे तो सोचो नीम का क्या होगा। विचार और चिंता करने का विषय है कि नहीं। कथा क्रमांक 11। नीम के बारे में कुछ और। नीम इतना गुणकारी है कि यह वैद्यों को अति प्रिय है। वैदिक शास्त्र और वनस्पति शास्त्र की रचना करने वाले शास्त्रियों ने इसका बहुत वर्णन किया है। इसमें से इतना कुछ जाने। आयुर्वेद में नीम के गुण दर्शाते हुए विविध नाम दिए गए हैं। तिक्तक, कड़वे रस वाला। हिंगु निर्यास, जिसके गोंद में से हींग के जैसी खुशबू आती है, सुगंध आती है। अरिष्ट,
अशुभ नहीं शुभ, पित्त सारक, पित्त नाशक, सर्वतोभद्र, सर्व प्रकार से कल्याणकारी। इस प्रकार अर्थबोधक कितने ही अन्य नाम भी है, जैसे कि पिचु पिचुमर्द, परिभद्र, प्रभद्र, काकफल, किरेष्ट, दमन, शीत, वर्तिक्त, अरिष्टफल, ज्येष्ठामलक, छद्रन, श्रीणी, विशीर्ण वर्णक, सुतिक्त, शुकप्रिय, सुभद्र, क्रमिग्न, मालक। आयुर्वेदाचार्यों ने नीम के इतने नाम गिनाए हैं, इसका अर्थ यह है कि नीम में इतने गुण हैं। इस प्रकार नीम को अलग अलग भाषा में क्या कहते हैं यह भी जाने। गुजराती में लीमड़ो, सिंधी में नीमू, बंगाली में नीम, हिंदी में नीम, संस्कृत में निम्ब, तमिल में वेम्पू वेदु, मराठी में कडू नींब, मलयालम में वेप्पू, तेलुगु में वेया। कथा क्रमांक 12। मेरे आंगन में नीम तो होना ही चाहिए। नीम से आंगन की शोभा बढ़ती है। नीम पर तोते बैठते हैं, कूदते हैं और मीठे बोल बोलते हैं। सुबह सूर्य उगने से पहले पक्षी जग जाते हैं और चहक कर हमें जगाते हैं। सुबह सुबह ठंडी हवा चलने लगती है, मन प्रसन्न हो जाता है, वातावरण सुंदर और शुद्ध बनता है, उत्साह बढ़ जाता है। मक्खी मच्छर नजदीक आने का नाम नहीं लेते। नीम की डाल पर पक्षियों को पानी पीने की हंडियां झूलती हैं। उसमें पानी डालते ही पक्षी पानी पीने आने लगते हैं। नीम की डाली तोड़कर दातुन करते ही दांत एकदम चकाचक। चैत्र मास का आरंभ होते ही नीम का रस पीना शुरू करें। नीम की चटनी खाएं और स्वास्थ्य बनाए रखें। वर्षा के दिनों में नीम का धुआं किया जाता है। दोपहर को गर्मी लगने पर नीम की मीठी छांव में आराम कर सकते हैं। घर में एसी पंखे की आवश्यकता ही नहीं। एसी की ठंडक से अंत में बीमार होने की अपेक्षा नीम की ठंडक भली। वर्षा ऋतु में वर्षा के पानी से नीम फल फूल कर गठादार बन जाता है। पतझड़ आते ही इसके सभी पत्ते झड़ने लगते हैं। फिर इसकी थोड़ी सी छटाई कर लेते हैं। फिर बसंत आ जाता है और नीम फिर से खिल उठता है। 1-2 महीनों में तो भाई साहब जैसे थे वैसे ही घटादार बन जाते हैं। ऐसा नीम तो मेरे आंगन में होना ही चाहिए। कथा क्रमांक 13। आंगन ही नहीं तो क्या करें? आपने तो कभी कहा कि फ्लैट और अपार्टमेंट में आंगन ही नहीं होता, तो फिर नीम कहाँ से होगा? तो फिर क्या करेंगे? नीम के बिना ही रहेंगे? हाँ, क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। नीम का सेवन तो करना ही चाहिए। चलो, मैं कुछ उपाय बताता हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे वह करना। आपके अपार्टमेंट में एक कोने में नीम के लिए कम से कम एक क्यारी रखो। नीम अपने आप उग जाएगा। यदि आप सोसाइटी में रहते हैं, तो 5 घरों के बीच एक नीम का वृक्ष सोसाइटी के रास्ते के किनारे पर उगाओ। आपके घर के करीबी रास्ते पर नीम प्रतिवर्ष उगाए जाएं, ऐसा आग्रह करो। आपके विद्यालय में अन्य वृक्ष नहीं होंगे तो चलेगा, किंतु नीम का वृक्ष तो होना ही चाहिए, ऐसा आग्रह करो। इस नीम के वृक्ष के नीचे अपने मित्रों के साथ बैठकर बातचीत करो और साथ में भोजन करो। प्रतिदिन सुबह और शाम को बगीचे में टहलने जाओ, तो जहाँ नीम का पेड़ है वहीं टहला करो। कुछ नहीं हो सकता है तो फिर खादी भंडार से नीम का साबुन खरीदकर स्नान के लिए उसका उपयोग करो। जब कुछ नहीं हो सकता है तो साप्ताहिक नीम के दर्शन का नियम बनाओ। कथा क्रमांक 14। नीम के लिए अभियान। श्वेता दूरदर्शन देख रही थी। रविवार का दिन था। दूरदर्शन पर कार्टून फिल्म चल रही थी। इतने में भंवरे के गूंजने जैसी
जैसा स्वर आया। श्वेता ने पहले ध्यान नहीं दिया, परंतु स्वर तेज होता गया। श्वेता ने आसपास देखा, पर वहां कोई कुछ नहीं था। वह उठकर पास के कमरे में झांक आई। वहां भी कुछ नहीं था। तो फिर यह स्वर कैसा? कुछ ही क्षणों में स्वर बढ़ने लगा। अब श्वेता को समझ में आया कि यह स्वर तो बाहर से आ रहा है। यह कोई भंवरा नहीं गूंज रहा। यह तो लोगों का स्वर है, बहुत सारे लोगों का स्वर। श्वेता बाहर बालकनी में गई। उसने स्वर की दिशा में देखा। एक बड़ी सी रैली आ रही थी। रैली में सबसे आगे मधु काका थे। श्वेता मधु काका को पहचानती थी, क्योंकि वह भी धर्मपुर की थी। मधु काका के साथ शहर के विभिन्न स्कूल के शिक्षक थे, साथ में ही विद्यार्थी भी। सभी बीच बीच में सूत्रोच्चार कर रहे थे, कभी कभी गीत भी गा रहे थे, बीच बीच में बैंड भी बजाते, उसके ताल पर नाचते, परंतु फिर भी कोई हल्ला या अनुशासन भंग नहीं लग रहा था। इनके हाथों में कुछ सूत्रपट थे, इनमें कुछ लिखा था। जैसे जैसे रैली निकट आने लगी, वैसे सूत्र समझने में आने लगे और लिखावट स्पष्ट होती गई। श्वेता ने पढ़ा, कड़वे नीम की मीठी छांव पाकर सभी धन्य हो जाओ। अलग अलग सूत्रपट दिखने लगे और श्वेता उन्हें पढ़ने लगी। कड़वे नीम की मीठी छांव। नीम एक पर गुण अनेक। नीम है अपना उत्तम साथी। घर के आंगन में नीम लगाओ, जीवन भर सुख सब पाओ। हम हरा भरा नीम देता है सदा शीतलता। 100 रोगों की एक दवा नीम। नीम उगाओ, रोग भगाओ। आकाश में है तारे अनगिनत, नीम के गुण उतने ही अनगिनत। नीम की सेवा कोई न करता, नीम ही सदा उपकार है करता। नीम की तो है न्यारी बात, शीतलता की करता खैरात। 100 बात की एक बात, नीम का सेवन नित्य प्रभात। मधु काका सूत्रोच्चार करवा रहे थे, सभी पीछे दोहरा रहे थे। रैली देखने के लिए आसपास सभी बालकनी में आकर खड़े थे। इन सभी को देखकर रैली में से कोई बोला, देख देख क्या कर रहे हो, चलो साथ में जुड़ जाओ। उनका आह्वान सुनकर कितने ही लोग रैली में जुड़ते जाते थे। रैली बढ़ती ही जा रही थी। रैली जैसे ही पास आई तो श्वेता ने अंकिता को देखा। अंकिता ने श्वेता को बुलाया और अंकिता उत्साह से दौड़ती हुई नीचे गई। जोश से वह भी सूत्र बुलवाने लगी। जब रैली एक बड़े चौक तक आई तो वह सभा में परिवर्तित हो गई। इस सभा में मधु काका ने भाषण किया, नीम की असंख्य गुणों का वर्णन किया, इससे होने वाले लाभों का वर्णन किया, नीम उगाने और उनका उपयोग करने की प्रतिज्ञा लेने के लिए लोगों का आह्वान किया। सभा में लोगों ने नीम उगाने और इसकी विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार 1 घंटे बाद यह सभा पूरी हुई। पुनरुत्थान ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था है। भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित सामान्य प्रवाह के पाठ्यक्रम तैयार करना, उनका प्रयोग करना, शिक्षा में मूलगत अनुसंधान करना, पुस्तक और अन्य सामग्री निर्माण एवं प्रकाशन करना, समाज प्रबोधन के कार्यक्रम करना पुनरुत्थान ट्रस्ट के कार्य के विभिन्न आयाम हैं। पुनरुत्थान ट्रस्ट की चिति नामक अर्धवार्षिक शोध पत्रिका और पुनरुत्थान कार्य अनिविचार संदेश नामक मासिक पत्रिका हिंदी एवं गुजराती में प्रकाशित होती है। वर्तमान में ग्रह गंगा धारा मासिक पत्रिका भी प्रकाशित हो रही है। भारतीय शिक्षा विषयक एक संदर्भ पुस्तकालय तैयार करने की पुनरुत्थान ट्रस्ट की योजना है। इस वाचनमाला में 100 पुस्तिकाओं का समावेश हुआ है। यह पुस्तिकाएं 5 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए बनी हैं। विषय और विषय वस्तु को देखते हुए यह बड़ों के लिए भी उतनी ही पठनीय है।
वर्तमान में यह सभी पुस्तिकाएं भारतीय ज्ञान पाठावली में शामिल कर दी गई हैं। भारतीय जीवन दृष्टि का आधार लेकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उचित मानस तैयार करने की दृष्टि से इन पुस्तिकाओं की रचना हुई है। इस आयु के छात्रों को होनी चाहिए ऐसी सभी विषयों की जानकारी इन पुस्तिकाओं में देने का प्रयास किया गया है। ये पुस्तिकाएं मनोरंजन हेतु नहीं अपितु ज्ञान और संस्कार हेतु है। इनकी शैली और भाषा इस आयु के छात्रों की क्षमता और प्रवृत्ति के अनुरूप रोचक और सरल रखने का प्रयास किया गया है। लिखा है उसमें लिखा है उसमें लिखा है कि गुण ये दर्शाने के लिए इस पुस्तिका की रचना हुई है। नमस्ते ताई। जी अरे ओहो हाँ नमस्कार। आप लोगों ने पुस्तिका सुनी ना? जी ताई। हाँ तो अब आप बताइए एक एक करके इसके बारे में एक एक वाक्य तो कम से कम बता ही सकते हैं। जी मैंने जो सुना इसमें 2-4 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा जो अवश्य वास्तविक जीवन में हाँ वास्तविक जीवन में महसूस की। अवश्य करिए। जैसे जैसे नीम का तेल जिसके चेहरे पे मुहासे होते हैं तो नीम का तेल 2 बूंद नाभि पे लगा लें डेली सुबह नहाने के बाद तो अच्छा मुहासे खत्म हो जाते हैं। अच्छा दूसरी चीज जहाँ पे हम लोग पशुपालन करते हैं मतलब घर के लिए तो वहाँ पे नीम का पानी जरूर लगाना चाहिए। उससे क्या होता है जानवरों के पेट में कीड़े मर जाते हैं। अच्छा माने खिलाना चाहिए। नहीं वो अपने आप खा लेते हैं। जैसे वो नीम के पेड़ नीचे है आसपास हाँ तो ठीक जब वो टूट गिरा तो घूमते फिरते खा लेते हैं। हाँ ठीक हाँ जी एक था ये तीसरी और चीज अच्छी लगी थी मतलब दिमाग से उतर गया मैं शेयर करता हूँ बाद में आपको। हाँ जी हाँ एक चीज थी जैसे जब घरों में गांव देहात में जब पेड़ लगाते हैं तो जब शाम को झाड़ू लगाने के बहाने सब कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं ना उसमें नीम की पत्तियां भी होती हैं जी तो ज्यादातर गांव के लोग उसको आग लगा के जला देते हैं तो जी उससे मच्छर और कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। जी हाँ भाई नीम के तेल का प्रयोग माता जी की खुजली हो गई थी, किसी से दूर नहीं हुई, तुरंत दूर हो गई। इनका नीम के चौथा तेल हाँ जी चौथा था कि जब हम सुबह नहाते हैं तो डेली तो नहीं मर वीकली अगर 1 या 2 बार कर लें 2 बूंद 3 बूंद बाल्टी में 2-4 बूंद नीम के तेल के डाल दें तो उससे कभी भी त्वचा रोग नहीं होता है। जी हाँ ये प्रैक्टिकल मैंने मतलब अपनाया है। हाँ क्या बताए? हाँ जी अब और कोई बताइए। नीम ताई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी तो आया भी है इसमें। हाँ हाँ जी और ये पुस्तिका के बारे में बताइए। नीम के बारे में तो पुस्तिका में है। जी ताई। हाँ जो शुरुआत में जब भाई साहब ने प्रस्तावना से आरंभ किया कि भारतीय संस्कृति का सिर्फ तात्पर्य रखना नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी उसका स्थानांतरण होता रहे जी और संस्कृति में प्रथम स्थानांतरण जो हम संस्कृति समझो हमारे आसपास की प्रकृति है उसके बारे में समझ का जो स्थानांतरण इस पुस्तिकाओं के माध्यम से मतलब इतना तो हम इतने बड़े हो गए हम बारे में नहीं पढ़ा कि खाली अगर ये पुस्तिकाएं बच्चों को पढ़ा दी जाए तो वो आसपास जो है जो दिख रहा है जो प्रकृति उससे जीवंत रूप में उसे अपना पाएंगे। तो मतलब वाकई में ये मैं तो पढ़ते वक्त सोच रही थी जी मतलब इतना अच्छा वो आइडिया लगा के क्योंकि हम अनावश्यक चीजें बहुत पढ़ते हैं। मैं अनावश्यक इसलिए बोलूंगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता हमारा उनके जीवन से और ये सीधे हमारे जीवन से संबंधित है। वाकई में जो संस्कृति की बात की गई जो हमें बच्चों को सिखाने की या खुद भी सीखने की जरूरत है। हाँ जी तो पुस्तिका का जो अध्याय बहुत बहुत सुंदर है कि नीम का ऐसा वर्णन कितनी भाषाओं में नाम क्या आवश्यकता है क्या नहीं बहुत बहुत सुंदर लिखी गई है। जी हाँ जी और
ठीक है। ये पुस्तिका जैसे आपने कहा कि इसमें इतनी जानकारी है और ये नीम हमारे लिए इतना उपयोगी है, लेकिन आज तो हम नीम से जो भी लाभ प्राप्त होते हैं, उन लाभों को प्राप्त करने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं और अन्य-अन्य बहुत सारी वस्तुएँ लेकर आते हैं। क्या हम इस पुस्तिका का प्रयोग ऐसे सभी लोगों की ये जो जानकारी का अभाव और अनावश्यक खर्च करने की प्रवृत्ति है, उसको कम करने के लिए कर सकते हैं? मैंने वाक्य बहुत लंबा बोल दिया। गीता जी बहुत अच्छा सुझाव है। ऐसे जी। छोटे-छोटे हाँ, टॉपिक लेके जो हाँ, प्रकृति से और अपने हाँ, धर्म समाज से रिलेटेड हैं, हाँ, वो छोटे-छोटे टॉपिक में लेके आगे बढ़ेंगे। एक हाँ, बड़ी पुस्तिका बनाएंगे तो हो सकता है कहीं पे किसी को बोरिंग लगे, बस छोटे-छोटे ऐसे टॉपिक को बहुत अच्छा उसका हाँ, भविष्य में वो हाँ, आएगा हाँ। असर। तो इन पुस्तिकाओं का प्रकाशन जिन्होंने किया है, उन लोगों ने इसी दृष्टि से किया है कि ये अभी तो हमने सुना और अवसर आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हमारी कृति में यदि ले आते हैं और हमारा अपना खर्चा यदि कम होता है और जिन बातों के लिए खर्चा करते हैं उनमें इतना गुण तो होता भी नहीं है, इसको जाने तो और लोग भी अपना देखकर सीख सकते हैं। तो सुनन श्रवण भक्ति को कृति तक ले जाने के लिए हम सब लोग जो भी कर सकते हैं वो करें। यही इन पुस्तिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य है। जी ताई, हाँ, इस एक बार प्रक मैंने भी ऐसे बचाए थे नीम से पैसे। हाँ, वो अच्छा। पौधों के लिए फर्टिलाइज़र चाहिए हाँ, था, हाँ, उसके ऊपर वो मिली जी। बग्स लग जाते हैं, हाँ, वो हाँ, पौधों की पत्तियों पे। तो हाँ। अब वहाँ पर मिलता नहीं है लोकल में और मुझे हुँ, इनके लिए ऑर्गेनिक ही चाहिए था। हुँ, तो फिर नेट पे देखा तो वो बोले नीम अच्छा होता है। हुँ, फिर उसकी निम्बोलिया या पत्तियाँ उसे उबाल कर पानी से डेली 5-7 दिन आगे पीछे से छिड़काव हुँ, किया और वो हुँ, पौधा एकदम ठीक हो गया। हुँ, हुँ। पैसे भी बच गए और पौधा भी ठीक हो गया। हाँ, ऐसा ही होता है। तो प्रकृति ने हमारे आसपास बहुत बड़ी संपत्ति, समृद्धि सब दी हुई होती है, हमें ही पता नहीं होता है। इस प्रकार की 100 पुस्तिकाएँ हैं, जिसमें ऐसे ही सभी विषयों पर छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ बनी हैं। ठीक है? आपको कभी अवसर मिले तो ये पुस्तिकाएँ प्राप्त भी करिए और पढ़िए भी और पढ़ाइए भी। लगता है जी एक एक सुझाव है, जैसे हम लोग में मिलती हैं ऐसी पुस्तिकाएं, हाँ, कभी किसी का बर्थडे होता है कि ऐसे ओकेजन आता है तो ऐसी छोटी हाँ, छोटी जैसे पहले हाँ। बच्चों की कॉमिक्स होती थी, जी। अगर हमने एक बंच बना के दे दिया तो एक हुँ, इंटरेस्ट आता है बच्चों में। हुँ, हुँ, तो हुँ, उनको जब समय मिला या घर के जितने भी लोग हैं तो हुँ, एक इंटरेस्ट पैदा होता है। सही बात। चलिए, बहुत अच्छा, आज अच्छा वाचन हुआ। मैं राजेंद्र जी को देती हूँ। एक और भी काम कर सकते हैं। देवेंद्र जी के लिए सुझाव है, इस बार बच्चे का जन्मदिन हो तो घर पे तुला लाइए, तुला को सजाइए। एक तरफ बच्चे को बैठाइए और दूसरी तरफ ग्रंथ रखिए। अब देखिए उस पर कितने ग्रंथ आते हैं। और जन्मदिन घर पे बनाइए, जितने में बाहर अपव्यय होगा उतने के ग्रंथ आएंगे और उन सभी ग्रंथों को बच्चों को बांटिए, जो घर पे आए हैं उनको और जो बाहर गए हैं उनको। ठीक है? बजाय वैसा कोई गिफ्ट देने के कोई पुस्तक दो तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो सबको वही देता हूँ। अब कई बार पुस्तक जो देनी चाहिए कई बार मौके पे नहीं मिल पाती है। एक और इसमें आया है, कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्त होकर के उसका नया समाज कल्याण के लिए या समाजोन्मुख जीवन आरंभ होता है। तो जो मधु काका हैं, वो शिक्षक बनने के बाद और अधिक तेजी से काम करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, जो मूल कार्य था, जो वो शिक्षक काल में इतना नहीं कर पाते थे, उसी का आंदोलन भी किया, लोगों को प्रेरित भी किया, उसके लाभ भी बताए और स्वयं भी अपनी कृति में सब चीज़ें लेके आते थे।
इस संसार में सुनाने से कोई नहीं सीखता है। तो जब तक ये पुस्तकें पढ़ाते हैं तो आपके हृदय में विचार आता है। हृदय से फिर वो विचार बुद्धि में पकता है और पकने के बाद फिर वो वाणी में आने लगता है और वाणी में आने के बाद फिर वो कृति में आने लगता है। फिर नीम ही नीम प्रयुक्त होता है, दातुन हो या अन्य कोई भी स्थान। और भैया इसमें एक एक चीज और और बहुत अच्छी थी कि स्टोरी के थ्रू ना नीम के फायदे वो सब बताए गए, उससे ना इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा बन गया था, क्योंकि अब आप स्टोरी से रिलेटेड करते हो, रिलेट भी कर सकते हो, और नीम के हमें कितनी सारी चीजें जो हम बचपन में हमने पढ़े होते हैं अभी भूल गए थे, अब हम अपने बच्चों को और बता सकते हैं उन किताबों को भी के थ्रू भी कि हाँ कि अब देखो आप ये पढ़ो, एक टॉपिक आपको इन्वायरमेंट से भी जोड़ता है और दूसरा एक ये रहता है कि आपको फायदे भी मालूम पड़ते, तो इसका जो रिलेशन था सीधा सीधा एक होता है, बुक्स में सिर्फ सीधे सीधे बता दी जाती चीजें, ये इसीलिए स्टोरी के थ्रू बताई गई ना तो बहुत अच्छी थी। इसीलिए दीदी सभी परिवारगण अंकुर से लेकर के मेधा तक की सारी ग्रंथ क्रय करें। अंकुर, पल्लव, तीर्थ प्रसाद, धृति, धारणा, मेधा, सातों के कुल 674 574 अंक हैं, वो सारे के सारे हमें क्रय करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और वो पढ़ने चाहिए घर में। जैसे हम सामूहिक वाचन, आपके साथ तो हम दूसरा ही वाचन कर रहे हैं, यहाँ तो कई बार सुबह भी करते हैं, संध्या में भी करते हैं। तो इससे सारे ग्रंथ हो जाएंगे और आपको लगा होगा ये बच्चों की चीजें नहीं हैं, ये बड़ों की चीजें हैं। और सबसे बड़ी हाँ बात इन सभी की ये है कि जो विद्वान होते हैं, भारतीय विद्वान, वो जब लिखते हैं और बच्चों की भाषा में लिखते हैं तो वो उपयोगी भी होता है और सहज बुद्धिगम्य भी होता है, आनंद में भी होता है। तो विद्वानों को ऐसे ग्रंथ लिखने चाहिए, विद्वानों का ये दायित्व है। बड़ी-बड़ी बातें करते रहते हैं विद्वान बड़ी-बड़ी बैठकों के अंदर, लेकिन ये मूल दायित्व है हर विद्वान का। विद्वान आज के बच्चों की सत्र से भाषा में भाई है। साहब, क्या कह रहे थे? आज की कक्षा में सुनने के बाद भाई साहब जो पीछे कई चीजें मिस हो गई थी वापस रिकलेक्ट हो गई नीम के बारे में। बस तो आपको हम सारी पुस्तकें दिलवा देंगे, आप पढ़ा करिए धीरे-धीरे, एक-एक, दो-दो जब भी आपका मन करे। ठीक है? तो कल्याण मंत्र कराओ बेटा। सभी कल्याण मंत्र के साथ समापन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और उच्चारण करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि ओम आप्यायन्तु ममंगामि वाक्प्राणचक्षुस्त्रोत्रमथो वाक्प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यां मां ब्रह्म निराकुर्यं मां ब्रह्म निराकरोत निराकरणमस्त्व निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ ओम शान्ति शांति शान्ति शांति शांति। सभी के साथी भाई बहनों को राधे राधे, राम राम, हरे